वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक, ये हमारा सॉन्ग का थर्ड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, उसके बाद फिर आप थर्ड लेक्चर देखिए। ठीक, तो फिर हम आज देखने जा रहे हैं टेंसाइल टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील बार। ठीक, एक माइल्ड स्टील बार है, एक स्पेसिमेन है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेंसाइल टेस्ट करेंगे। तो दिस टेस्ट इज डन ऑन लेबोरेटरी। ठीक, लैब में टेस्ट किया जाएगा ये। इसके लिए जो मशीन, जिस मशीन पे टेस्ट करना है, दैट इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। ठीक, इसके लिए स्पेसिमेन जो लेते हैं, दैट इज माइल्ड स्टील बार का स्पेसिमेन जो लेते हैं, उसका कुछ डायमेंशंस रहते हैं। दैट इज गेज डाया उसका रहता है 0.5 इंच एंड गेज लेंथ रहता है 2 इंच। ठीक, इस पे हम क्या करेंगे, एक टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे, टेंसाइल लोड। फिर देखेंगे इस टेंसाइल लोड है ना और डिफॉर्मेशन, उसके कंपैरिजन में हम लोग एक कर्व ड्रॉ करते हैं, दैट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक, तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, इस लोड के लिए, लोड जो हम लोग अप्लाई करते जा रहे हैं उसके बेसिस पे, लोड और डिफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग एक कर्व ड्रॉ करेंगे, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील बार। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन, यहाँ पे जो डायमीटर है दैट इज गेज डाया 0.5 इंच, ये लेस है यहाँ से, दैट इज मेरा मटेरियल यहाँ से टूटेगा और टेंसाइल अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, ये नेकिंग होने के बाद टूटेगा, है ना। तो इसमें जो फेलियर मेरे को देखने को मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा। दैट इज कोन एंड इज एक कोन की तरह दिखता है और एक है दिस इज कप की तरह, कप, तो इसको बोलते हैं कप कोन फेलियर। ठीक, ये फेल होता है दैट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री में फेल होगा जब टेंसाइल लोड लगेगा तो। ठीक, इसी जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बनेगा उसी को देखते हैं कैसे बनेगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। उसमें जो पर्टिकुलर पॉइंट जो रहता है वो क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है उसको देखेंगे हम लोग, कौन सा पॉइंट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है उस पॉइंट पे। ठीक, हमारा मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, उन सब चीज़ों को देखेंगे। दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील बार। ठीक, ये कर्व से हम लोग फैमिलियर हैं, बहुत बार बना के देख लिए थे। ठीक, देखते हैं आप। दिस इज स्ट्रेन ई। ठीक, इस साइड हम लोग स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा। इसका जो यूनिट रहता है दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर इज नथिंग बट मेगा पास्कल। ठीक, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं रहता, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल भी mm में है, अगर एल भी mm में रखेंगे तो इसकी ये जो है डायमेंशनलेस। ठीक, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। क्या हो रहा है, एक जो स्पेसिमेन जो हम लिए थे, ठीक, बस बड़ा कर लेते हैं इसको, ये इस तरीके का था स्पेसिमेन जो था। ठीक, इसमें क्या अप्लाई कर रहा हूँ, पी लोड अप्लाई करते जा रहा हूँ, पी लोड अप्लाई हो रहा है इसमें। ठीक, इस लोड और इसमें जो डिफॉर्मेशन जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा।
था फेलियर पॉइंट एफ। ये क्या रिप्रेजेंट करता था, मैंने बताया था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ठीक, क्या होगा देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। इसको ओ मान लेते हैं, ओ इज नथिंग बट ओरिजिन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट 0 0। ठीक, दिस इज ए, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी डेस, दिस इज सी डी, ई और एफ। एफ इज द फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे टूट जाएगा हमारा जो स्पेसिमेन है स्टील, माइल्ड स्टील, वो टूट जाएगा जिस पॉइंट पे। एफ इज द फ्रैक्चर पॉइंट। ओ से ए तक देखते हैं। ठीक, यहीं पे लिख देता हूँ। ए पॉइंट तक क्या होगा, ए पॉइंट तक दैट इज ओ टू ए, यहाँ तक क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है ये, प्रोपोर्शनल लिमिट। मैंने बताया था हुक्स लॉ जो वैलिड रहता है वो इसी लिमिट तक रहता है, वैलिड रहता है, ए पॉइंट तक वैलिड रहता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ वैलिड रहता है, हुक्स लॉ वैलिड अप टू दिस पॉइंट। ठीक, हुक्स लॉ वैलिड अप टू दिस पॉइंट, दैट मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा इक्वल टू ई इंटू ई, ये था। ठीक, इस पॉइंट के लिए आगे चलते हैं। बी, ओ से अगर बी तक देखूंगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, या फिर माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं यहाँ पे, माइल्ड स्टील है ना, माइल्ड स्टील आएगा। ठीक, ओ से बी तक देखूंगा मैं, ये क्या होगा, इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट मैंने बताया था, क्या किया मैंने इस पर लोड लगाया, इसको खींचने की कोशिश किया, और मैं अगर इस पॉइंट तक बस खींचता हूँ, अगर बी के नीचे तक खींचता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में फिर आ जाएगा, किसी भी तरह का कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स अगर इसको देखें तो मैं अगर लोड और डिफ्लेक्शन का कर्व देखता हूँ और इलास्टिक लिमिट तक, इसको इलास्टिक लिमिट तक ही, इसके नीचे तक ही मैं अगर लोडिंग अप्लाई करता हूँ, तो मैंने लोडिंग अप्लाई किया। ठीक, दिस इज लोडिंग, मैं अप्लाई कर रहा हूँ लोडिंग। ठीक, अब मैं क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा वापस, ये ऐसे लोडिंग ऊपर साइड गया था, तो ये वापस कैसे आ जाएगा इस साइड। अनलोडिंग करूँगा तो, अनलोडिंग करूँगा तो ये वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल शेप और साइज में। ठीक, मतलब किसी भी तरह का कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं सी डेस क्या होता है। दिस इज कॉल्ड, सी डेस इज अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। ठीक, सी जो होता है, ये होता है लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक, सी इज लोअर यील्ड पॉइंट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू मिलता है हमें, दैट इज सिग्मा वाई या फिर एफ वाई, यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, एंड ऑल्सो यील्ड स्ट्रेस ऑफ एनी मटेरियल इज कांस्टेंट। यील्ड स्ट्रेस किसी भी मटेरियल का, दैट मीन्स माइल्ड स्टील बार है तो उसके लिए यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होता है 250 मेगा पास्कल या फिर 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो माइल्ड स्टील है तो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करेगा वो यील्ड स्ट्रेस भी। दैट मीन्स अगर पतला है तो ज़्यादा हो कम होगा, और मोटा है अगर माइल्ड स्टील तो ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक, जैसे स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या रहता था किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता था, फिक्स रहता था, वैसे यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स यील्ड स्ट्रेस इज आल्सो अ ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। ठीक, तो ये लोअर यील्ड पॉइंट से बनता है, हमेशा याद रखना। एफ वाई जो रहता है वो कहाँ पे मिलता है, लोअर यील्ड पॉइंट। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता है
सी डेस और सी के बीच जो डिफरेंस है दैट इज, ये देखने को मिलता है हमें रेट ऑफ लोडिंग को बढ़ाने और कम करने से। ये जो कर्व देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना, ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये रेट ऑफ लोडिंग, जो खींचने का जो रेट ऑफ लोडिंग था उसको बढ़ाने या कम करने से ये डिफरेंस को देखा जा सकता है। ठीक, ये डिफरेंस चेंज भी हो सकता है, अगर रेट ऑफ लोडिंग को कम कर दिया या फिर बढ़ा दिया तो ये जो डिफरेंस जो था वो चेंज हो सकता है। ठीक, ये जनरली देखने को मिलता है हमें। मटेरियल जो है इसमें क्या है, कार्बन का एटम है, स्टील है, मतलब कार्बन तो होगा ही। ठीक, माइल्ड स्टील है तो इसमें 0.3% कार्बन रहता है, 0.3% कार्बन। ठीक, इससे कम रहता है, 0.3% से कम रहता है कार्बन। ठीक, तो ये जो पॉइंट शो करता है दैट इज द स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटम, स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटम। ठीक, स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटम। अब आगे चलते हैं, सी से डी क्या रिप्रेजेंट करता है, यहीं पे लिख देता हूँ सी से डी। सी से डी ये कुछ इस तरीके से जाता है ना, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, मान के चलिए ऐसे। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेस, स्ट्रेस लेवल क्या है इस पॉइंट पे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्ट्रेस पे डिफॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स ये क्रीप टाइप का हो रहा है ना, क्रीप टाइप का फिनोमिना देखने को मिल रहा है हमें। लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, कांस्टेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है उस पॉइंट पे, कांस्टेंट है, और स्ट्रेन की वैल्यू आ रहा है, चेंज हो रहा है। दैट मीन्स मटेरियल क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बन एटम स्लीप हो रहा है ना। कार्बन एटम स्लीप होने के कारण से क्या हुआ, वो नीचे आया तो अचानक से मटेरियल बिना किसी लोड या फिर स्ट्रेस के खींचा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली खींचा आएगा, उसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक, ये सी से डी पॉइंट, ये क्या क्या पॉइंट बोलते हैं इसको, इसके लिए कोई वो नाम नहीं है। ठीक, डी से ई देखते हैं, डी से ई यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, बोलते हैं इसको स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक, जोन या फिर पॉइंट स्ट्रेन हार्डनिंग, ये है डी। इस पॉइंट के बाद क्या होता है, डी के बाद जैसे मटेरियल जो है, कार्बन एटम जो है वो स्लीप हुए, ठीक, उसके बाद वो शो करेगा कि मैक्सिमम स्ट्रेस को शो करेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, मटेरियल का मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस आएगा इस पॉइंट पे। दैट मीन्स वो स्ट्रेन नहीं होने देगा, ठीक है, स्ट्रेन अलाउ नहीं करेगा। ठीक, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में हम लोग को लोड या फिर फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं कुछ ज़्यादा ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, इस टाइम स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्ड, ठीक, मतलब डिफॉर्मेशन आसानी से नहीं होगा इस पॉइंट के बाद, डी पॉइंट के बाद, दैट इज द स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ठीक, ई एफ देखता हूँ तो ये दैट इज नेकिंग जोन कहलाता है, नेकिंग जोन, नेकिंग जोन। नेकिंग जोन कहने का मतलब है नेकिंग जोन मतलब उस पॉइंट पे हमारा जो माइल्ड स्टील बार था वो कुछ इस तरीके से पतला हो जाएगा, यहाँ पे पतला हो जाएगा, है ना, ऐसे देख सकते हैं। नेकिंग जोन, माइल्ड स्टील यहाँ से टूट सकता है ऐसे, ठीक, यहाँ से टूटेगा 45 डिग्री पे, तो नेकिंग जोन हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेस की वैल्यू और स्ट्रेन की वैल्यू पे क्या पड़ता है, डी ई और ई एफ पे। डी ई पे अगर मैं बात करता हूँ, ठीक, डी ई की मैं बात करता हूँ, है ना, डी ई, तो क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है, एरिया। ठीक, तो डी की डी दैट मीन स्ट्रेन हार्डनिंग जोन की बात करता हूँ। ठीक, तो उस केस में जो मेरा मटेरियल को मैं खींच रहा हूँ तो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ
ठीक। और यहाँ पे देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ जो है वो ज़्यादा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया के, इस पर्टिकुलर जोन के लिए, स्ट्रेन हार्डनिंग के लिए। दैट मीन्स लेंथ वो आसानी से इलोंगेट होगा, लेकिन उसका एरिया में रिडक्शन हल्का हल्का आएगा, ठीक। वही कहना चाह रहा है, तो एरिया में रिडक्शन उसका हल्का हल्का आएगा, ठीक। एरिया में रिडक्शन क्या आ रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। उस कारण से स्ट्रेस का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, ठीक। उसके बाद जैसे ये को देखते हैं नेकिंग जोन, इसमें क्या होगा? सेम स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। इस केस में जस्ट अपोजिट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ इज लेस देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक। इस केस में क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ज़्यादा है, तो इस केस में स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम, ठीक। तो फिर ये क्या था हम लोग के लिए? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के लिए। अब कुछ पॉइंट हमें ठीक से क्लियर नहीं हुआ है ना, उस चीज को थोड़ा सा और डील करते हैं हम लोग। इसके लिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, ठीक। एक कोई रूम है मान के चलिए, ठीक। यहाँ पे क्या है? 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग नीचे हैं, 1 2 3 4 5 लोग ऊपर हैं, ये जस्ट ऊपर हैं, 1 2 3 4 5, दैट मीन एक के ऊपर एक खड़े हैं मान के चलिए, ठीक। और ये सब हाथ को पकड़ के खड़े हैं, एक दूसरे के कनेक्टेड हैं, ठीक। अब मैं क्या किया? इसमें लोड अप्लाई किया, मैंने लोड अप्लाई करवाया किसी भी मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यूज़ करके। मैं एक रूम है या फिर कोई मतलब एक सिस्टम मान के चलिए, ठीक। उसमें 10 लोग हैं, एक के ऊपर एक खड़े हैं, ठीक, और हाथ पकड़े हैं आपस में एक दूसरे का, ठीक। तो क्या होगा? मैंने इसमें उस एलिमेंट या फिर जो सिस्टम है उसको पकड़ के खींचने का कोशिश किया। उसके कारण से क्या होगा? अगर मैं इसको इस पॉइंट तक खींचता हूँ, ए पॉइंट तक, ओ से ए पॉइंट तक अगर मैं जाता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा? लीनियर बनेगा, दैट इज 1 डिग्री कर्व, लीनियर बनेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो ग्राफ है, ठीक है ना। अब मैं बी पॉइंट तक खींचता हूँ, दैट इज द इलास्टिक लिमिट। खींचा, छोड़ दिया, ठीक। क्या हो जाएगा? ये तो खींचा जाएंगे सब के सब, कुछ इस तरीके से बड़ा हुआ मान के चलो, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, 3 4 5 ऐसे करके इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया। खींचा मैंने, ठीक। उसके बाद फिर वापस छोड़ दिया, तो ये फिर ऐसे अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे, सी डेस और सी, है ना। दिस इज द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट जो है ये, क्योंकि यहाँ पे एफ सी होता है ना, एफ वाई, ठीक। सी पॉइंट तक मैं खींचा, तो ये यील्ड पॉइंट क्या होता है? जैसे कोई मेरा मेंबर था, उसमें जो फर्स्ट क्रैक डेवलप हुआ है ना, फर्स्ट क्रैक मेरे दिखाई दिया, दैट इज द यील्ड पॉइंट, ठीक। वो यील्ड पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। क्रैक जस्ट स्टार्ट हुआ उस पॉइंट से, हल्का सा क्रैक देखने को मिला, दैट इज द यील्ड पॉइंट। उसके बाद फिर क्या किया मैंने? अब इस बार यील्ड पॉइंट से आगे खींच दिया मैंने इसको, ठीक। तो ये क्या होगा? अब कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन तो होगा, ठीक। मैंने खींच दिया इसको आगे, तो ये क्या होगा? नहीं, यहाँ पे देखते हैं, मैंने बी पॉइंट से ज़्यादा खींचा है ना, यील्ड इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींचा, तो क्या हुआ? प्लस ये दिस इज द अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, मैंने इससे ज़्यादा खींचा इलास्टिक लिमिट, दैट मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। और सी डेस से सी देखेंगे
इस पॉइंट पे जो स्लीपिंग हो रहा है, तो ये जो ऊपर का जो ऊपर में जो इंसान थे, जो भी थे 5 लोग, ये क्या होगा, स्लीप करेंगे नीचे की ओर। दैट मीन्स एक ही लाइन में आने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से एक ही लाइन में आ रहे हैं अभी, है ना, एक ही लाइन में आएंगे 10 के 10 पूरा, ठीक। तो ये स्लिप हुआ, उसके बाद एक ही लाइन में आएंगे। दैट मीन्स उस पॉइंट पे हम लोग को जो डिफॉर्मेशन मिलेगा वो कांस्टेंट लोड पे डिफॉर्मेशन मिलेगा। एक ही लाइन पे आने की कोशिश किए, उसके बाद एक ही लाइन पे आने के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ को फिर से पकड़ लिए, मान के चलो नीचे आने के बाद एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिए, फिर उसको खींचने में क्या होगा, दिक्कत होगा फिर से, है ना। एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिए तो फिर से खींचने में इसको दिक्कत होगा। उसके बाद फिर भी मैं नहीं माना, मैंने और लोड लगाया, ठीक, और लोड लगाया। उसके बाद और लोड लगाने के बाद ये क्या होगा, इन दोनों का, इन सब का हाथ छूटने लगेगा मान के चलिए, और ये क्या हो जाएगा, जो मटेरियल जो भी स्पेसिमेन था वो बीच से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दैट इज द मेकिंग पॉइंट या फिर फेलियर पॉइंट, ठीक। तो इससे ऑब्जेक्टिव में कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, कुछ भी लिमिट दे दिया रहेगा और इसके अकरिंग कैसे होगा। तो जैसे कैसे, पहले क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट आएगा, फिर ये इलास्टिक लिमिट, फिर अपर, फिर लोअर यील्ड पॉइंट, दिस इज द स्ट्रेन हार्डनिंग जोन एंड दिस इज नेकिंग। तो इससे क्वेश्चन आता है कि मतलब क्या क्या होगा, उसको सीक्वेंस में अरेंज करना, ठीक। तो उससे ये क्वेश्चन बनता है। अब ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक। अब फिर आगे और कुछ नहीं बचता इसमें, ठीक है। अब डिफरेंट मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या क्या होता है उसको देखते हैं। अब डिफरेंट मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और डिफरेंट मटेरियल, ठीक। इसके लिए देखते हैं अपन, स्टील के साथ ही देखते हैं, स्टील के कंपैरिजन में, माइल्ड स्टील के, और माइल्ड स्टील, ठीक। स्ट्रेस स्ट्रेन का वजह सिग्मा, दिस इज ई, ठीक। अब ये क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ स्टील रहेगा तो दोनों की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल रहता है, हाई स्ट्रेंथ स्टील हो या फिर माइल्ड स्टील हो, ठीक। इन दोनों के लिए इक्वल रहता है। दिस इज कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील, ठीक। उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक। इसके लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील के केस में जो Fy जो मिलेगा, दैट इज प्रूफ स्ट्रेस जो मिलेगा, वो इससे माइल्ड स्टील से ज़्यादा रहता है। दैट मीन्स इसका स्ट्रेंथ जो है इससे ज़्यादा है, बोल सकते हैं हाई स्ट्रेंथ स्टील, इसी कारण हाई स्ट्रेंथ स्टील बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं कास्ट आयरन का जो कर्व मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है, कास्ट आयरन, ठीक। इस द ब्रिटल मटेरियल। उसके बाद देखते हैं एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का थोड़ा सा नीचे आएगा, दैट इज द एल्यूमिनियम, कॉर्क, वुड, दिस इज रबड़, ठीक। ये मिला।
यहाँ से देखने को मिल रहा है हमें, देख ई जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है, हाई स्ट्रेंथ स्टील और माइल्ड स्टील की, ई की वैल्यू है ना। दैट मीन जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, माइल्ड स्टील और हाई स्ट्रेंथ स्टील दोनों स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स ई की वैल्यू ज़्यादा है उस केस में। ठीक, तो फिर देखते हैं और क्या देखना है इसमें। हाँ, ई की वैल्यू देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं ई की वैल्यू। ई अगर स्टील है, ठीक, माइल्ड स्टील हो या फिर हाई स्ट्रेंथ स्टील, दोनों के केस में इक्वल है, तो ई स्टील के केस में 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक, अगर ई है दैट इज क्या है, अगर कास्ट आयरन है उस केस में ई की वैल्यू दैट इज 1/2 ई स्टील। ठीक, ई अगर एल्यूमिनियम का है, यहाँ से दिख रहा है कास्ट आयरन जो है एल्यूमिनियम से ज़्यादा है इसका ही कास्ट आयरन का, ठीक, हाफ ऑफ ई। वैसे ही अगर एल्यूमिनियम है तो 1/3 ऑफ ई स्टील होगा, 1/3 होता है। ठीक है, और कंक्रीट का अगर देखूंगा मैं, कंक्रीट, तो कंक्रीट का तो ई निकालने के लिए 5000 यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स उसका एक रेंज में रहेगा, FCK पे डिपेंड कर रहा है, 1/10 to 1/20 ऑफ ई स्टील। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ कार्बन स्टील। कितने टाइप के कार्बन स्टील है, टाइप ऑफ कार्बन स्टील। ठीक, वैसे तो ये याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक, फर्स्ट है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील कहने का मतलब है जिसमें कार्बन का जो परसेंटेज रहेगा वो होगा 0.6% से 1.4% तक, दैट इज द हाई कार्बन स्टील। ठीक, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील जो होता है कार्बन का परसेंटेज जो रहेगा दैट इज 0.3% से 0.6%। और थर्ड माइल्ड स्टील की अगर बात करता हूँ, माइल्ड स्टील तो इस केस में जो कार्बन का परसेंटेज रहता है दैट इज नथिंग बट 0 लेस देन, बताया था मैंने, लेस देन 0.3%। ये माइल्ड स्टील के लिए होते हैं। ठीक, कार्बन का परसेंटेज 0.3% से कम होता है। एक और, अब कई चीज़ों में क्या रहता है, प्रूफ स्ट्रेस दैट मीन्स यील्ड पॉइंट कई चीज़ों में क्लियर नहीं रहता है ना। मैंने बताया था हाई स्ट्रेंथ स्टील में यील्ड पॉइंट क्या होता है, 0.2% स्ट्रेंथ पे लेते हैं। तो इसी प्रूफ स्ट्रेस निकालना है, मान के चलिए मेरे पास एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है सिग्मा और दिस इज ई। ठीक, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये कुछ इस तरीके से बन रहा था, है ना। मैं क्या करूँगा, सेम वही 0.2% स्ट्रेन पे मैं इसके जो ई है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक, यहाँ कट करेगा, दिस इज द प्रूफ स्ट्रेस और एल्यूमिनियम। ठीक, प्रूफ स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेस बोल सकते हैं एल्यूमिनियम के लिए। दूसरा देखते हैं, अगर कास्ट आयरन है, इन केस ऑफ कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन के केस में जो कर्व बनता है वो 2 डिग्री कर्व बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। एल्यूमिनियम नहीं रहता, कास्ट आयरन के केस में 2 डिग्री कर्व रहता है। इस केस में क्या करते हैं, 0.2% स्ट्रेन लूँगा, ये क्या है ब्रिटल मटेरियल है कास्ट आयरन, 0.2% स्ट्रेन लूँगा और इसमें इस तरीके से आऊँगा, ये जहाँ कट करेगा दैट इज द प्रूफ स्ट्रेस।
छोटा छोटा पॉइंट है जो याद रखना है सिर्फ। एक चीज देखते हैं हम लोग, अगर परसेंटेज जो है कार्बन जो है परसेंटेज कार्बन या फिर कार्बन के परसेंटेज को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ है ना, इंक्रीज करता हूँ, तो उस हिसाब से मटेरियल की प्रॉपर्टी पे क्या क्या असर पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो उसको देखते हैं। ठीक, दो स्टील कंसिडर कर लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास है हाई स्ट्रेंथ स्टील है एक, और एक है माइल्ड स्टील। इन दोनों का कंपेरिजन करके देखूंगा। माइल्ड स्टील ऐसा है जिसमें जो स्ट्रेंथ इसका रहता है, ये कार्बन परसेंटेज जो रहता है इसमें कितना रहता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज 0.3% से कम रहता है। और हाई स्ट्रेंथ स्टील में कार्बन का परसेंटेज जो रहता है, परसेंटेज कार्बन, ये ज़्यादा रहता है 0.3% से। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइल्ड स्टील में ही कार्बन के परसेंटेज को इंक्रीज किया। मान के चलिए कार्बन के परसेंटेज को इंक्रीज करके मैं हाई स्ट्रेंथ स्टील बनाया हूँ, मान के चलिए। ठीक है ना। तो देखते हैं उसके इफेक्ट की प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो है दैट इज डक्टिलिटी, और क्या क्या पढ़े हम लोग, डक्टिलिटी पढ़े, टफनेस पढ़े। ठीक, और कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है उन सब पे क्या असर पड़ता है उसको देखते हैं। For mild steel and this is for high strength steel। ठीक, फर्स्ट देखते हैं that is nothing but ductility। तो कार्बन के परसेंटेज को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो डक्टिलिटी क्या हो रहा है, दैट इज माइल्ड स्टील से अगर वो हाई स्ट्रेंथ स्टील बन रहा है मटेरियल, तो क्या होगा, उसका डक्टिलिटी क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है ना, डक्टिलिटी रिड्यूस होगा। ठीक, दैट मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट। सेकेंड मैं बात करता हूँ टफनेस का, टफनेस की बात करता हूँ। माइल्ड स्टील के लिए टफनेस ये टोटल एरिया होगा। ठीक, हाई स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, दिस इज द एरिया। ठीक, तो क्या हो रहा है, माइल्ड स्टील कार्बन परसेंटेज बढ़ने के साथ क्या हो जा रहा है, टफनेस की वैल्यू हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए कम है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा ये भी। थर्ड देखते हैं हम लोग, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है, यील्ड स्ट्रेंथ। तो कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होने से स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ा, ये इसके लिए मान के चलिए दिस इज द सिग्मा पी या फिर प्रूफ स्ट्रेस, सिग्मा पी या फिर एफ पी, इसके लिए लूंगा तो दिस इज, यहाँ से क्लियरली हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेंथ क्या हुआ, बढ़ गया, तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, कार्बन के परसेंटेज को इंक्रीज करने से अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ये भी याद रखना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये भी बढ़ेगा। ठीक, डक्टिलिटी कम हुई है, दैट मीन्स ब्रिटलनेस बढ़ गया, ब्रिटलनेस मटेरियल का इंक्रीज हो गया, मटेरियल कैसा हो गया, ब्रिटल हो गया मटेरियल। ठीक, छठवां पॉइंट आता है हार्डनेस, सॉरी ये ब्रिटलनेस बढ़ेगा ना, हार्डनेस क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा। सातवां देखते हैं, दैट इज मटेरियल, जो कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये भी इंक्रीज होगा। 8th पॉइंट देखते हैं, दैट इज मशीनेबिलिटी। तो कार्बन के परसेंटेज बढ़ने से मटेरियल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसका सरफेस जो है वो रफ हो जाएगा, तो मशीनिंग करने में क्या होगा, थोड़ा दिक्कत आएगा, तो दैट इज द मशीनेबिलिटी उसका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो ये सब पॉइंट है, इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में। ठीक, ये मतलब कई बार मतलब
क्वेश्चन वगैरह जो ऑब्जेक्टिव जो आते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो AE लेवल के एग्ज़ाम के लिए या फिर EAC की बात करें अगर इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के लिए, तो ये सब क्वेश्चन मतलब जो कॉन्सेप्ट है, बेसिस क्वेश्चन है, वो सब आते हैं। ठीक, तो फिर आगे देखते हैं और क्या चीज़ है, कौन सा टॉपिक बचता है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, सिमिलर है डक्टिलिटी की तरह, ठीक, दैट इज द मैलिएबिलिटी। उसके बाद ये लेक्चर एंड करेंगे यहीं पे, मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी में क्या हो रहा था, मटेरियल कैन बी ड्रॉ इजिली इनटू थिन वायर। थिन वायर दैट मीन्स केवल एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा था मैं, थिन वायर, केवल एक डायरेक्शन पर लोड लगाया मैं, यूनिएक्सियल टेंशन, थिन वायर में कन्वर्ट हो रहा था। मैलिएबिलिटी में मटेरियल जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, थिन वायर में। इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, मटेरियल, कोई मटेरियल है मान के चलिए इस टाइप से, ठीक, मैंने इस पर लोड लगाया, ठीक, सर्टेन टाइप का मैंने लोड अप्लाई किया, ठीक, इधर भी लोड लगाया, तो मेरा जो मटेरियल है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन शीट, ठीक, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के मटेरियल को क्या बोला जाएगा, मैलिएबल मटेरियल। मटेरियल दैट कन्वर्ट इनटू थिन शीट